गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुन सक्सेना एंड आज मैं आपके लिए थर्ड वीडियो इंडियन इकोनॉमी एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस लेकर आया हूँ, जो कि इस चैप्टर की हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है। सो बेसिकली अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी इंडिया में आके कैसे कैसे उन्होंने अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाई थी और कैसे कैसे हमारी इकोनॉमी को उन्होंने चलाया। हमने थोड़ा ये भी देखा था कि ब्रिटिश रूल से पहले हमारी इंडिया की इकोनॉमी कैसे हुआ करती थी और ब्रिटिश टाइम के टाइम हमारी इकोनॉमी क्या हुआ करती थी। चलो आज हम देख लेते हैं थर्ड वीडियो में कि ब्रिटिशर्स ने कौन कौन सी वो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज डिजाइन की थी, कैसा हमारे इंडिया का फॉरेन ट्रेड हुआ करता था जो ब्रिटिशर ने अपने खुद के लिए डिजाइन किया था, अपने खुद के प्रॉफिट के लिए। आइए देख लेते हैं। इंडिया वॉज वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स लाइक सिल्क, हैंडीक्राफ्ट एक्सेट्रा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया एक बहुत अच्छा एक्सपोर्ट हुआ क्या करता था, किसका? सिल्क हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का। बस द डिस्क्रिमिनेटरी एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ब्रिटिशर्स ने सबसे पहली चीज क्या की थी कि इंडिया को एक एक्सपोर्टर बना दिया था जो कि किस में डील करेगा? बस प्राइमरी प्रोडक्ट्स में। दैट मीन्स हमारे रॉ मटेरियल्स, हम लोगों को पता है कि हमारा जो देश था एक सोने की चिड़िया था जिसके पर काट दिए थे अंग्रेजों ने। सो हमारा देश जो था रॉ मटेरियल्स की बिल्कुल कमी नहीं थी, बहुत ज्यादा यहाँ पे अवेलेबल था रॉ मटेरियल्स। सो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारे इंडियन मार्केट में ऐसा कुछ क्या था जिससे एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट हमारे इंडिया से काफी हैवी क्वांटिटी में यहाँ से जो रॉ मटेरियल वो एक्सपोर्ट किया जाता था, एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स दैट मीन्स हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटेन जाता था एंड वहां से फर्दर प्रोसेस होकर उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके वापस वो हमारे इंडियन मार्केट में आके बेचा करते थे। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा फॉरेन ट्रेड का। इन पॉइंट इज मोनोपोली कंट्रोल ऑन ट्रेड। गाइस मोनोपोली मीन्स स्वयं खुद का कंट्रोल। ब्रिटिशर्स ने अपना एक पर्सनल कंट्रोल बना लिया था हमारी मार्केट के ऊपर, हमारे ट्रेड के ऊपर। मेजोरिटी ऑफ ट्रेड इज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये है कि जो ट्रेड हुआ करता था बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिया पूरे यूरोप में, आप कह सकते हो पूरे एशिया में बहुत अच्छी मार्केट इंडियन प्रोडक्ट्स की थी, बहुत डिमांड हुआ करती थी। बट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि जो इंडिया का ट्रेड था वो सीमित कर दिया था, वो लिमिटेड कर दिया था। कहां तक? बस खुद की कंट्री तक, कि इंडिया जो ट्रेड करेगा वो हमसे ही करेगा। ठीक है, उनको पता था कि अगर इंडिया किसी और अगर कंट्री के साथ ट्रेड करने लग जाएगा सो इंडियन इकोनॉमी में उछाल आने की बहुत संभावनाएं हो जाती। इसलिए उन्होंने सबसे पहले काम किया गया था कि अपना इंडियन ट्रेड जो है अपनी कंट्री तक ही सीमित कर दिया था। दूसरा, ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल। एक क्वेश्चन आता है गाइस, व्हाट इज सुएज कैनाल? सो सुएज कैनाल कुछ नहीं, समुद्री रास्ता। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि पहले जब यहाँ से वो अपनी कंट्री में माल एक्सपोर्ट करते थे तो बहुत प्रॉब्लम आती थी कि उनको पूरा रास्ता घूम फिर के जाना पड़ता था, जिससे उनकी ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा आया करती थी। बट उन्होंने एक दिमाग लगाया, उन्होंने एक समुद्री रास्ता खोल दिया जिसको हम बोलते हैं सुएज कैनाल। और ये जो रास्ता था ये अंडरग्राउंड डायरेक्ट इंडिया से कहा जाता था आपका? सीधा ब्रिटेन। इससे क्या होता था, इनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम हो गई थी और जिससे इनका टाइम लेवल भी बहुत कम कंज्यूम हुआ करता था। लास्ट पॉइंट, फ्री एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। जितने भी ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हुआ करती थी, आपकी ड्यूटीज हो गई, एक्सरसाइज ड्यूटी हो गई, और जितनी भी टैरिफ पॉलिसी थी वो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में उन्होंने हटा दिया था। एकदम फ्री फ्लो ट्रेड कर दिया था, जिससे ट्रेड करते टाइम इनको कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। हमारा थर्ड टॉपिक है, थर्ड पॉइंट है हमारा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। सो ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि इंडिया का जब ट्रेड सरप्लस हुआ करता था, दैट मीन्स मेरा बिजनेस हो गया, अगर मुझे एक्स्ट्रा पैसे मिल गए, इंडिया के ट्रेड अगर प्रॉफिटेबल हुआ करता था तो वो जो एक्स्ट्रा मनी हुआ करता था, जो ट्रेड सरप्लस हुआ करता था, सो ब्रिटिशर्स उनको डेवलपिंग एक्टिविटीज में ना यूटिलाइज करते हुए इंडिया में नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज में यूटिलाइज करते थे। और क्यों करते थे? वो इसलिए कि अगर वो इन पैसों को, ट्रेड सरप्लस को अगर वो डेवलपिंग एक्टिविटीज में लगाते सो वहां पे हमारी इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग होने के चांसेस थे, जिससे हमारी इकोनॉमी उठ सकती थी। सो ब्रिटिशर्स ने ऐसा कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिस की थी जिससे वो हमारी इकोनॉमी को नीचे दबा सके। सो इसी के अंडर उन्होंने क्या किया था कि जो भी ट्रेड सरप्लस हुआ करता था, जो भी हमारा प्रॉफिट मनी हुआ करता था, उसको डेवलपिंग एक्टिविटीज में ना यूटिलाइज करते हुए वो उस चीज को
नॉन डेवलपिंग एक्टिविटीज में यूटिलाइज करते थे। दैट मीन्स खुद के पर्सनल यूज के लिए, जैसे रेलवे के ऊपर अगर पैसे लगा दिया तो वो अंग्रेजों के फायदे के लिए होता था, ठीक है, अपना पोस्ट ऑफिस पे लगा दिया, ठीक है, अपनी आर्मी पे लगा दिया, ठीक है, तो इन्हीं पैसों को वो अपने पर्सनल यूज के लिए क्या करते थे, जिससे उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती जा रही थी। ऑन दी अदर हैंड हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा नीचे गिरती जा रही। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन। गाइस, इस कंसेप्ट में हम जो भी स्टडी करेंगे वो पर 1000 पर्सन्स के हिसाब से करेंगे। दैट मीन्स अंदाजा हम 1000 इंसानों को लेके चलेंगे इस कंसेप्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा फर्स्ट स्टेज हुआ करता था डेमोग्राफिक कंडीशन का, वो था बिफोर 1921 का पीरियड। 1921 से पहले जो भी हमारा टाइम हुआ करता था वो फर्स्ट स्टेज के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट स्टेज में क्या था, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। हमारे कंट्री की बर्थ रेट एज वेल एज डेथ रेट बहुत ज्यादा थी। इसका मतलब कि अगर हम 1000 इंसानों का अगर एक सैंपल ले लेते हैं, सो 1000 इंसान के अंदर आप कह सकते हो कि 48% जो थे वो बर्थ हो रहा था एंड 40% जो थे उनकी डेथ हो रही थी। तो आप देख सकते हो कि इतनी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, बट उसके साथ साथ इतनी पॉपुलेशन जो है वो कम भी हो रही है। सो जो हमारी फर्स्ट स्टेज थी, दैट मीन्स बिफोर 1921 पीरियड, उस टाइम पे हमारे इंडिया की बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ही ज्यादा थी। आइए नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। नेक्स्ट स्टेज है हमारी सेकेंड स्टेज, जो कि है ड्यूरिंग 1921 पीरियड। सो 1921 के टाइम हमारे इंडिया का जो चल रहा था, क्या चल रहा था, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। इंडिया में बर्थ रेट तो हमारी कम नहीं हुई थी, बट इम्प्रूवमेंट आने लगी थी डेथ रेट में। तो इस ईयर को हम ग्रेट डिवाइड पीरियड भी बोलते हैं। So the year of Great Divide is also known as 1921। 1921 को हम द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से भी जानते हैं। थर्ड स्टेज में हमारा जो टाइम पीरियड आता है वो 1921 के बाद का आता है। सो 1921 के बाद का जो टाइम पीरियड था इंडिया में, उस टाइम पे स्थिति बहुत हद तक सुधर गई थी। बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों चीज कंट्रोल में आ गई थी। इससे ये पता लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम और हमारा जो हेल्थ फैसिलिटी है, दैट मीन्स हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों ही बहुत अच्छे हो गए थे, जिससे लोगों में नॉलेज आने लगी थी। लोग फैमिली प्लानिंग पे भी ज्यादा फोकस करने लगे थे, जिससे हमारा बर्थ रेट बहुत कंट्रोल हो गया था, बड़ा नहीं था। और दूसरी तरफ हमारी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी ऐसा ग्रो हुआ था कि जिससे डेथ रेट भी हमारे इंडिया में बहुत कम हो गए थे। थैंक यू। सो गाइज, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लो लिटरेसी रेट। अब गाइज, जैसा कि हमने जस्ट प्रीवियस कंसेप्ट में हमने 1000% का एक एस्टिमेट लेके चले थे, सो इस कंसेप्ट में हम 100% का एस्टिमेट लेके चलेंगे। सो लो लिटरेसी रेट क्या है, 7 और above 7 years human being not able to know at least one language, read and write। सो लो लिटरेसी रेट का मतलब ये था कि 7 साल या उससे बड़े जो बच्चा था उसको कोई भी एक लैंग्वेज लिखनी या पढ़नी आती हो। अब एक लैंग्वेज का मतलब मैं कुछ स्पेसिफिकली हिंदी इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, मैं कोई भी एक लैंग्वेज अच्छे से पढ़ना और लिखने की बात कर रहा हूं। और इस कंसेप्ट में हम 100 लोगों का एस्टिमेट लेके चलेंगे। लेस देन 16% अमंग 100। उस टाइम पे जो ब्रिटिश टाइम के टाइम जो हमारा लो लिटरेसी रेट हुआ करता था, उसका ये मतलब है कि 16% से भी कम लोग, 100 में से 16% से भी कम लोग जो थे वो एक लैंग्वेज को लिखना और पढ़ना जानते थे। एंड रेस्ट ऑफ 84% आप कह सकते हो जिन लोगों को लिखना और पढ़ना नहीं आता था। और दिल दहलाने वाली बात इसमें से ये है कि उस टोटल 16% में से भी जो फीमेल रेट हुआ करता था वो 7% हुआ करता था। दैट मीन्स 100% में से फीमेल लिटरेसी रेट अगर हम देखें, सो ओनली 7%, ठीक है, ओनली 7% जो फीमेल थी वो ही लिटरेट हुआ करती थी एंड रेस्ट ऑफ 93% वर इलिटरेट। गाइज, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो गाइज, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती क्या है। सो गाइज, इसका ये मतलब है कि 1000 बच्चों में से
इसमें जो हम नंबर ऑफ पर्सन्स का एक एस्टिमेशन लेंगे वो 1000 बच्चों का लेंगे। सो 1000 बच्चों में से वो बच्चे जो अपनी 1 साल की उम्र से पहले समहाउ मर जाते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो उस टाइम पे जो हमारे इंडिया में मोर्टेलिटी रेट हुआ करती थी वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी, जैसा आप देख सकते हो हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, जिसमें बच्चे 1 साल से पहले ही मर जाते थे। नेक्स्ट है हमारा पुअर हेल्थ फैसिलिटीज। हम सबको पता है कि उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी जो थी वो स्टैग्नेंट थी। सो यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुआ करती थी और यहाँ पे उस वजह से जो लोग थे वो 32 साल से ज्यादा नहीं जीवित रह पाते थे। सो आप ये कह सकते हो कि लो लेवल लाइफ एक्सपेक्टेशन। सो आप ये कह सकते हो कि लो लाइफ एक्सपेक्टेशन दैट मीन्स ओनली इन 32 ईयर्स ऑफ एज एक इंसान मर जाता था, उससे ज्यादा जीवित नहीं रह सकता था। नेक्स्ट पॉइंट, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी। उस टाइम पे हम लोग अपनी बेसिक्स नेसेसिटीज को भी फुलफिल नहीं कर पाते थे, जिस वजह से हाई डेथ रेट बढ़ गए थे। गाइस, अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर। सो इट रेफर्स टू द बेसिक फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी के ऑपरेशंस में जो जो चीजें जरूरत होती है, जैसे आपके फिजिकल, जैसे आप कह सकते हो कोई एसेट्स हो गया, ठीक है, और उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल दैट मीन्स मैनेजमेंट। सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। सो गाइस, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, हमारे इंडिया में आके यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत सपोर्ट करी थी और बहुत अच्छा इन लोगों ने डेवलप किया था। आज की डेट में इंडियन रेलवेज हो गया, हमारे यहाँ के ट्रांसपोर्ट हो गए, ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सो आप ये बोल सकते हो कि जो इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन थी, जो हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो आप कह सकते हो ब्रिटिशर्स ने हमें गिफ्ट में जाते जाते दे गए। सो उस टाइम पे रेलवेज, रोडवेज, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, ये सारी चीजें अच्छी तो है क्योंकि इंडिया में लोगों ने डेवलप कर दी थी, बहुत अच्छे से बना दिया था, इनके नेटवर्क फैला दिए थे, बट ये सब चीजें उन्होंने अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए, अपनी इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए यूज किया था। रेलवेज, रोडवेज, एयर, वाटर, पोस्ट, टेलीग्राफ, ये सब ब्रिटिशर्स ने अपने जो गुड्स को पहुंचाने के लिए, उनके गुड्स की जो डिमांड हुआ करती थी अलग अलग कंट्रीज में, वो वहां से क्या करते थे, ट्रांसपोर्ट कर देते थे, जिससे वो कम टाइम पे जल्दी उन तक पहुंच जाता था। और दूसरी चीज, रोडवेज, आर्मी और गुड्स ब्रिटिश अपनी आर्मी के लिए और अपने इसी चीज के लिए यूज करते थे। एंड द लास्ट थिंग, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। जब भी कोई मैसेज पहुंचाना होता था अपनी कंट्री में ब्रिटिशर्स को, सो वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ के थ्रू पहुंचाते थे, जिससे उनका कम्युनिकेशन टाइम था वो बहुत बचता था। इसके साथ साथ उन्हें अपने इकोनॉमी को बिल्ड करने के लिए हमारे रिसोर्सेज बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपनी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से पहुंचा दिया था। ऑन दी अदर हैंड हमारी इंडियन इकोनॉमी बहुत नीचे गिर गई थी, भूखमरी आ गई थी, आप कह सकते हो। किसान यहाँ पे सुसाइड कर रहे थे, यहाँ पे लोगों के पास बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए कोई भी सोर्स नहीं हुआ करता था। सो गाइज, इस चैप्टर के प्लीज गाइज इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना, और आपसे इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी अगर आप क्वेश्चन कमेंट में करते हो, सो मैं उसका रिप्लाई 24 आवर्स के अंदर आपको दे दूंगा। सो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।